तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आज फाइनली आप लोगों का आकांक्षा एग्जाम का जो मॉडल सेट जारी किया गया था जैक के द्वारा, उसका सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूं। तो ये आप लोग का जो है ये मैथ्स का होने वाला है। इससे पहले मैं बता दूंगा आप लोग का सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3 जैक के द्वारा जारी किया गया है आकांक्षा 40 के मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, उसमें से मैंने सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3 लगभग सबका क्वेश्चन आप लोग को करवा चुका हूँ। सिर्फ मैथ्स का बचा हुआ है, मैथ्स का आप लोग को करवा रहा हूँ। और मैं बता दूं कि आप लोग यदि नहीं देखें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का, तो वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, वहाँ पे डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सिंपली देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं कृष्णा कुमार महतो आकांक्षा 40 का ही स्टूडेंट रह चुका हूँ, और आप लोग के लिए अब वीडियो बना रहा हूँ। मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोग को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर न करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल लेने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए यार, और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अपने दोस्तों को भी मतलब ये जानकारी मिल सके कि आकांक्षा 40 का मॉडल क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, और किस तरह से मैं सॉल्यूशन मतलब सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करता हूँ, वो आप लोग देखिए, उससे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ 81 से आप लोग का मैथ्स शुरू है। आप लोग का 1 से 80 तक जो क्वेश्चन है वो आप लोग का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। मैं बता दूं कि यदि इंजीनियरिंग वाले हैं तो इंजीनियरिंग वालों के लिए मैथमेटिक्स होने वाला है, और जो मेडिकल वालों के लिए होता है वो आप लोग का बायोलॉजी होता है। पीसीएम होता है इंजीनियरिंग वालों के लिए, और पीसीबी जो होता है वो मेडिकल के लिए। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, एंड पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग वालों के लिए होने वाला है, जो कि मैथ्स का होने वाला है। चलिए इस पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है। आप लोग नहीं देखें तो 1 से 80 क्वेश्चन जो है वो आप लोग का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री था, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोग को सॉल्व करवा चुका हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक रेशनल नंबर पूछा जा रहा है √2 तथा √3 के बीच में। ठीक है, √2 तथा √3 के बीच में जो है वो परिमेय संख्या पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का एक मैं तरीका आप लोग को बताता हूँ, इजी तरीका। आप लोग तो पढ़े होंगे P/Q, जिसको लिख सकते हैं, वही परिमेय संख्या होता है। तो इसके बीच में हमको एक संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग सिंपली ये कर सकते हैं कि √2 का वैल्यू कितना होता है। √2 का वैल्यू आप लोग को पता होगा, ये लगभग 1.4 के आसपास होता है। √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.414 होता है, तो 1.4 ही ले लिए। ठीक है, √3 का वैल्यू जो होता है वो आप लोग का 1.732 होता है, तो 1.7 इसको ले लिए। ठीक है, इसके बीच में हम लोग को एक परिमेय संख्या निकालना है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन में आप लोग चेक कर सकते हैं कि 1.4 और 1.7 के बीच में कौन सा आप लोग का नंबर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये तो P/Q सारा ऑप्शन में दिया हुआ, मतलब सारा कोई परिमेय संख्या हमको अब ज्ञात करना है कि ये दोनों के बीच में कौन सा परिमेय संख्या आ रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यदि चेक कीजिएगा 6/5, तो इसका वैल्यू लगभग कितना होगा, आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो लगभग 1 कितना होगा, 1.2 होगा। तो देखिए 1.2 क्या आप लोग को 1.4 और 1.7 के बीच में आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये आप लोग का जो है वो नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको चेक करते हैं। सेकंड नंबर को, वो है 3/4, तो ये तो होगा ही नहीं, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ये आप लोग कितना होगा, 0.25 आएगा, 0.25 आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। और देखिए थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन में 3/2, तो इसका वैल्यू आप लोग कितना होगा, 1.5। देखिए 1.5 आ गया इसके बीच में। 1.4 और 1.7 के बीच में क्या 1.5 आता है, तो जी हाँ आता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसको भी चेक कीजिएगा, तो उसमें नहीं आएगा इसके बीच में। 4/5 है, तो इसका वैल्यू लगभग कितना हो जाएगा, 0.8 होगा। ठीक ना, तो ये भी नहीं आएगा, मतलब कि ऑप्शन 2 आप लोग का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 आप लोग का सही जवाब होगा। इस तरह आप लोग को निकाल सकते हैं बहुत ही ईजिली। ठीक है, तो आप लोग को बताते हैं किस तरह आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बहुत ईजी तरीके से मैं बताऊंगा। पिछले बार भी आप लोग को तैयारी करवाए थे, तो उसमें भी बहुत किसी का सिलेक्शन हुआ था। क्यों सिलेक्शन हुआ था, इसके पीछे यही रीजन था। उन लोगों को क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट करना वो भी आप लोग को बताता हूँ, साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्यूशन तो आप लोग को देता हूँ, उसके साथ ही आप लोग बताता हूँ किस तरह अटेम्प्ट करना है। 82 देखिए, x/a + y/b = a + b। इस तरह क्वेश्चन जो होता है ना, ये ऑप्शन से ही आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आंसर आप लोग का जो है सही होगा। ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन रॉन्ग होगा और कौन सा सही होगा, वो आप लोग को ऑप्शन से ही पता चलेगा। x/a² + y/b² = 2 समीकरण युग्मों का हल होगा। देखिए समीकरण युग्मों का हल होगा, यानी कि आप लोग का सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब क्या होता है पता है आप लोग को, इसका मतलब होता है कि x की जगह और y की जगह ऐसा कुछ पुट किया जाए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया जाएगा, और यदि सेटिस्फाई कर दिया गया तो x और y का जो वैल्यू आया वही इस समीकरण का हल होगा। तो देखिए यहाँ पर x और y का जो वैल्यू दिया हुआ है कुछ इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन में। तो हम लोग एक एक करके पुट करके देखते हैं कि किस में सेटिस्फाई करता है। 2 इक्वेशन दिया है तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो जो है x का वैल्यू और y का वैल्यू इस इक्वेशन का जो है वो सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का जो है वो हल होगा। तो पहला ऑप्शन आप लोग चेक कीजिए, तो पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर गया। देखिए यहाँ पर यदि x/a + y/b = a + b दिया हुआ, तो x की जगह आप लोग पुट कीजिए a²,
तो एक्स की जगह ए स्क्वायर पुट कीजिएगा तो ये क्या हो गया, ए हो गया, क्योंकि ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए है तो ए हो गया। प्लस यहाँ पे वाई बाई बी दिया हो तो वाई की जगह पुट कीजिए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। और देखिए LHS में भी ए प्लस बी दिया हो, यानी कि ये तो सेटिस्फाई किया। अब देखिए इसको सेटिस्फाई कराते हैं, क्या सेकेंड इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। जब ए एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर वाई इक्वल टू बी स्क्वायर पुट करते हैं तो देखिए एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर 1 हो गया, फिर वाई का वैल्यू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर है तो ये भी 1 हो गया। और LHS ये RHS में भी आप लोग का 2 दिया हुआ है तो 1 + 1 इक्वल टू 2, ये आप लोग का LHS में भी 2 आ रहा है और RHS में भी 2 आ रहा है, मतलब कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब दोनों इक्वेशन को ये जो है एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू बी स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यही आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। आप लोग ये सब तीनों ऑप्शन चेक कीजिएगा तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। देखिए इसमें एक चित्र दिया गया है, ठीक है। इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि प्रदत्त चित्र में ट्रायंगल ACB सिमिलर है, मतलब कि आप लोग का समानुपाती है ट्रायंगल APQ के। यदि AB इक्वल टू दिया हुआ, BC इक्वल टू दिया हुआ और PQ इक्वल टू, तो AQ इक्वल टू दिया हुआ, ठीक। AQ इक्वल टू निकालना है। तो आप लोग सिमिलर ट्रायंगल में पढ़े होंगे, जैसे ये सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, रेशियो जो है उनका इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको इस तरह हम लोग लिख सकते हैं AB बाई, देखिए किस तरह हम लिखते हैं AB बाई BC। देखिए किस तरह लिखे हैं हम लोग, पहले लिखे हैं A और B को लिखे, ठीक है, AB बाई BC। इसका जो इसमें जो है ना वो आप लोग का जो क्रम है वो आप लोग का इसमें मैटर करता है। तो AB बाई BC लिखे, उसके बाद हम लोग सेकंड और थर्ड वाले को लिखे, ठीक है, AB बाई BC, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। A फर्स्ट नंबर से उठाएं और B आप लोग का थर्ड नंबर से उठाएं, तब हुआ AB। तो उसी प्रकार हम लोग को यहाँ भी करना है, जैसे यहाँ पर आप लोग किए उसी प्रकार यहाँ से भी हम लोग को इस ट्रायंगल से भी हम लोग का कुछ इसी प्रकार से उठाना है। AQ यहाँ AQ हो जाएगा, उस तरह हम लोग इक्वल करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर AQ। और सेकेंड और थर्ड वाले को उठाना है, यहाँ पर क्या BC आया था, सेकेंड और थर्ड वाले को उठाकर, तो यहाँ पर सेकेंड वाले को उठाएंगे और थर्ड वाले को, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का PQ, ठीक है। PQ या फिर QP कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही हुआ। अब देखिए AB का वैल्यू दिया 8 और AB का वैल्यू दिया 6 और BC का वैल्यू दिया 8, तो पुट कीजिए। AB का वैल्यू दिया 6 एंड BC का वैल्यू दिया है 8 एंड AQ का वैल्यू हम लोग को निकालना है, AQ, और डिवाइडेड बाई क्या है आप लोग का PQ का वैल्यू दिया 4, तो देखिए 4 से यहाँ कैंसिल कीजिए, 2 हो गया और ये 3, यानी कि आप लोग का AQ का जो वैल्यू होगा वो आप लोग का 3 आंसर आया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है 3, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 84। इसमें क्या कहा जा रहा है, समकोण त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू 6√3, BC इक्वल टू 6 एंड AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया गया है। एंगल A निकालने बोल रहा है। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग को ये पता करना होगा कि हाइपोटेनियस क्या होगा, कर्ण क्या होगा। कर्ण वही होगा जो सबसे बड़ा भुजा है, ठीक है। तो AC जो है वो उस ट्रायंगल का कर्व होगा, ये कर्ण होगा, ठीक है। तो एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं ABC, ये क्योंकि आप लोग का समकोण त्रिभुज है, यानी कि आप लोग राइट एंगल है तो एक 90 डिग्री होना चाहिए। B 90 डिग्री क्यों होगा पता है, क्योंकि आप लोग का AC जो है वो आप लोग का जो है यहाँ पर कर्ण है, हाइपोटेनियस है। तो जो ये आप लोग का 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है वही हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण वही होता है, ठीक है। तो अब जो दिया हुआ वो पुट कीजिए। AB इक्वल टू 6√3 दिया हुआ है एंड आप लोग का BC इक्वल टू 6 दिया हुआ। हम लोग को एंगल A पूछा रहा है तो हम लोग एंगल A को मान लीजिएगा थीटा, ठीक है। एंगल A जो पूछा जा रहा है उसको हम लोग थीटा मान लिए, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे साइन थीटा इक्वल टू P/H पढ़े हैं। तो P क्या होगा, इस एंगल के रिलेटेड P क्या होगा, P इसके सामने वाला जो होता है वही अब भुजा जो है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि आप लोग का 6 हो जाएगा आप लोग परपेंडिकुलर। और आप लोग कर्ण क्या होगा, यानी हाइपोटेनियस P/H होता है, तो H कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग साइन थीटा क्या आया, देखिए कट कीजिए तो साइन थीटा आया 1/2। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, किस एंगल, साइन के किस एंगल के लिए उसका वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। तो ये आप लोग का 30 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री का ही तो वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री इसका जो है फाइनल आंसर होगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर 84 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। इसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण को कैसे हम लोग पहचानते हैं, द्विघात समीकरण का मैक्स, यदि किसी ये
आप लोग का वेरिएबल का पावर 2 होता है, मैक्सिमम पावर 2 होता है, तो वो आप लोग का जो है वो द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। किसी वेरिएबल यानी अचर पद का जो पावर है वो यदि 2 होगा, मैक्सिमम पावर जो 2 होगा वही आप लोग का द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। अब इसमें पूछा कौन द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसके लिए हमको देखना होगा कि किसका मैक्सिमम पावर 2 नहीं है। जिसका मैक्सिमम पावर 2 नहीं है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन में देख सकते हैं इसका जब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग आएगा, प्लस 4 माइनस 4x इस तरह आएगा ना, और लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड साइड में 2x माइनस 3 दिया, तो एक्स का पावर मैक्सिमम पावर 2 तो आ रहा है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये इसका आंसर ये नहीं होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, इधर यदि लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग इसको ओपन कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। और उधर साइड कीजिएगा तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप देखिए आप लोग का जो इक्वेशन बना वो क्या बना, इक्वेशन जो बना x प्लस 8 इक्वल टू जो है -4 बना। मतलब कि यहाँ पर देखिए इसमें जो है वो मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, x के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यानी यही आंसर आप लोग का सही हो जाएगा। बाकी दोनों ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ से यदि ओपन कीजिएगा ब्रैकेट को तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो कैंसिल होगा नहीं, इसका मतलब कि ये आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। उसी प्रकार ऑप्शन 4 भी चेक कीजिएगा तो वो भी देखिए यहाँ क्यूबिक है, मतलब कि ये तो आप लोग का क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि x का पावर 3 और इधर भी x का पावर 3, x का पावर 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कि मैक्सिमम पावर 2 ही बचेगा, 3 नहीं बचेगा, ठीक है। तो आंसर जो है आप लोग का ऑप्शन 2 होगा, ठीक है, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, जो कि एक AP का क्वेश्चन है, जिसमें देख सकते हैं कुछ इस तरह का आप लोग का जो है सीरीज दिया हुआ है। तो हम लोग की कुछ इस तरह सीरीज दिया हुआ है √2, इसमें आप लोग का n टर्म का योगफल पूछा जा रहा है, यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स पूछा जा रहा है। √2 प्लस √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। और आप लोग का जो है √18 को क्या लिख सकते हैं 3√2। इसमें हम लोग को ये जानकारी मिल रहा है कि यहाँ पर जो a होगा यानी फर्स्ट टर्म वो √2 होगा, एंड कॉमन डिफरेंस जो d होगा वो क्या होता है a2 माइनस a1, यानी कि 2√2 माइनस √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा √2, मतलब कि जो d होगा वो भी आप लोग का जो है वो √2 निकल के आ रहा है, ठीक है। और Sn का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, ये √2 होगा। Sn के क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, Sn का फॉर्मूला पढ़े है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, n पद का ही पूछा जा रहा है, तो n/2 इंटू 2a, 2 इंटू a का वैल्यू क्या है √2, 2 इंटू a यानी √2, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू भी √2 है, यानी कि ये भी d का वैल्यू √2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए तो n/2, उसके बाद आप लोग के यहाँ से क्या हो जाएगा √2 प्लस इसको ब्रैकेट ओपन कीजिए तो √2n माइनस √2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा n/2, और देखिए √2 यहाँ पर √2 और माइनस √2, 2√2 माइनस √2, तो ये बचेगा कितना √2, 2√2 माइनस √2 कितना होगा √2, तो ये √2 प्लस √2n, ठीक है। अब आगे करते हैं n/2 यहाँ पर हम लोग आगे करते हैं n/2, कितना बचाते हैं n/2, कुछ इस प्रकार का आया था √2 प्लस √2n। अब यहाँ से √2 कॉमन ले लीजिए, तो √2 कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर √2 कॉमन ले लीजिए ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा √2n डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस n, ठीक है। अब इसमें कैंसिल आउट कर दीजिए √2 टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया n, ब्रैकेट में क्या है n+1 डिवाइडेड बाई √2, इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में आप लोग को दिख रहा होगा, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। इसमें कहा जा रहा है त्रिभुज के 2 शीर्ष दिया हुआ, यदि त्रिभुज के केंद्र, देखिए मतलब कि वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल आर दिया हुआ, 2 वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ, और इसका सेंट्रोइड का जो है वो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, फाइंड थर्ड वर्टेक्स। तो आप लोग सेंट्रोइड का जो है वो आप लोग पढ़े होंगे, सेंट्रोइड को किस तरह लिखते हैं। जैसे कोई ट्रायंगल है जिसमें x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 यदि रहेगा, उसका जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है वो रहेगा, तो हम लोग सेंट्रोइड को क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, एंड y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये किसका वर्टेक्स है, ये सेंट्रोइड का है y1
प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, ये तो पढ़े होंगे ना, तो उसी के अनुसार ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो देखिए 2 वर्टेक्स दिया हुआ है और आप लोग का जो है केंद्रक का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तो केंद्रक कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग थर्ड वर्टेक्स को जो है, तीसरा शीर्ष को जो है हम लोग x, y मान लेते हैं, ठीक है, x, y हम लोग अपने मन से मान लिए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए हम लोग कुछ इस तरह अब लिख सकते हैं जैसा कि अभी बताएं, तो x कोऑर्डिनेट का योग डिवाइडेड बाई 3 करते हैं, तो 3 प्लस -4 प्लस उस थर्ड का क्या लिए हैं, थर्ड शीर्ष का जो है x मान लिए डिवाइडेड बाई 3, ये किसके बराबर होगा, ये केंद्रक का x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, यानी कि 4 के बराबर होगा। यहाँ से x निकालिए, x यहाँ से सॉल्व कीजिए, कितना होगा 12, और यहाँ पे हो जाएगा -1 + 1 यानी कि 13 हो गया। x का वैल्यू 13 होगा, यानी x कोऑर्डिनेट 13 होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकता है क्योंकि x का वैल्यू 13 होना चाहिए। अब y का वैल्यू उसी प्रकार निकालिए, तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कीजिएगा, 5 प्लस -5 y कोऑर्डिनेट को ऐड कीजिए, प्लस y माने थे उसका y कोऑर्डिनेट थर्ड वर्टेक्स का डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू कितना होगा, इसका y कोऑर्डिनेट होगा जो केंद्रक है। तो हम लोग क्या लिखे, 5 प्लस -5 प्लस y डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू कितना होगा, ये 3 के इक्वल होगा, यानी कि यहाँ से सॉल्व कीजिए तो y इक्वल टू 9 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, 4 पॉइंट दिया गया है, उसमें से बोल रहा है ओरिजिन के निकट कौन सा पॉइंट होगा, मतलब कि नियरेस्ट टू द ओरिजिन कौन सा पॉइंट होगा। इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आप लोग जानते हैं ना, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 होता है, ठीक है, 0,0 होता है। मतलब आप लोग को क्या निकालना है इसमें, वो आप लोग को समझना है। सबसे पहले आप लोग को निकालना है ओरिजिन, मान लीजिए ओ मान लिए, ठीक है, तो आप लोग को निकालना है AO के बीच का डिस्टेंस, BO के बीच का डिस्टेंस, CO के बीच का डिस्टेंस एंड AO के बीच का डिस्टेंस, और जिसका डिस्टेंस सबसे मिनिमम होगा वही ओरिजिन के सबसे नज़दीक होगा। तो आप लोग सॉल्व कीजिए, तो पहले निकालते हैं AO, तो हम लोग पढ़े हैं डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो √, हम लोग x2 y2 मान लीजिए 0,0 जो कि ओरिजिन है, तो हम लोग AO का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, A का कोऑर्डिनेट दिया 1,3, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, √1 प्लस 9, इसका √10 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसका AO का वैल्यू जो है वो √10 निकल के आया। उसी प्रकार BO का वैल्यू निकालिए, तो BO का वैल्यू उसी प्रकार निकालेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसका कुछ इस तरह से आप लोग निकलेगा, कितना आएगा आप लोग देखिए, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 4, यानी कि √13 निकल के आ रहा है BO का वैल्यू। उसी प्रकार CO का वैल्यू निकालिए, CO का वैल्यू क्या निकलेगा, CO का वैल्यू निकालने के लिए आप लोग का देखिए कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3,4 C का, तो 9 + 16 यानी कि √25 आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार DO का वैल्यू निकालिए, DO का वैल्यू निकालने के लिए D का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 4,1, तो ये हो गया 16 + 1 यानी कि ये √17 आ रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोग चारों निकाल लिए, ये √10 है, ये √13 है, √25, √17। अब इसमें से आप लोग देखिए कि कौन सा मिनिमम है, सबसे कम कौन सा है, √10 ही सबसे कम है, मतलब कि वही जो है √10 जिसका है, मतलब AO का वैल्यू है, मतलब कि जो पॉइंट A है वो O के सबसे नज़दीक है, मतलब ओरिजिन के सबसे नियरेस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो यानी कि आप लोग का जो आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन 1A हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। ये आप लोग का हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है यदि H1 तथा H2 ऊंचाई वाले 2 टावर क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री कोण पर अंतरित है, जो उन्हें पादों को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु पर है, तो H1:H2 पूछा जा रहा है, ठीक है। मतलब कि H1 और H2 का जो है रेशियो पूछा जा रहा है। तो इसको कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए मैं आप लोग को डायग्राम बना के दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से आप लोग को दिया गया है, क्या दिया गया है कि ये जो दोनों भुजा है ये इक्वल दिया गया है, ये दोनों इक्वल दिया है। देखिए यहाँ पर जो उन्हें पादों को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु पर है, मध्य बिंदु मतलब कि दोनों ये इक्वल होगा, ठीक है। इसको x मान लीजिए, तो ये भी आप लोग का x हो जाएगा, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस है, और ये H1 वाला टावर है, ये H2 वाला टावर है। और यहाँ क्या बोला जा रहा है कि 60 डिग्री और 30 डिग्री कोण पर अंतरित है, जो मिड पॉइंट पर है, मतलब इनके ज्वाइनिंग देयर फीट के मिड पॉइंट पर है। ये 60 डिग्री यहाँ पर बनाता है और ये बनाता है 30 डिग्री, ठीक है। ये आप लोग को दिया, ये 30 डिग्री है, ठीक है। इस तरह आप लोग को दिया हुआ, और आप लोग के H1:H2 पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखें पहले 1060 लिखिए, 1060 लिखते हैं, 1060 डिग्री, 1060 डिग्री का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए इस ट्रायंगल से देखिए 1060 को क्या लिख सकते हैं,
1060 को लिख सकते हैं H1 डिवाइडेड बाई एक्स, H1 डिवाइडेड बाई एक्स लिख सकते हैं, ये H1 डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1060 का वैल्यू √3 पुट कर दीजिएगा, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो H1 डिवाइडेड बाई √3 आएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू आ गया H1 डिवाइडेड बाई √3। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से निकालने के लिए 1030 डिग्री लगाइए, 1030 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग को 1030 डिग्री H2 डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ से x का वैल्यू निकाले, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से आप लोग का जो हो जाएगा, ये 1030 डिग्री का 1/√3 पुट कर लीजिएगा, तो H2 √3 H2 हो जाएगा, √3 H2, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, दोनों की इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि दोनों का x का वैल्यू ही हम लोग निकाले, x का वैल्यू यहाँ से √3h आया और यहाँ से हम लोग का √3 H2 आया और यहाँ से हम लोग का H1/√3 आया, तो दोनों की इक्वेट कीजिए। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन हम लोग कुछ इस तरह था, x का वैल्यू H1/√3 और y, ये सेकेंड इक्वेशन हम लोग सेकेंड इक्वेशन से क्या मिला हम लोग को, √3 H2, ठीक है। तो H1 डिवाइडेड बाई H2 ही पूछा जा रहा है, तो H1 डिवाइडेड बाई H2 क्या हो जाएगा, √3 को उस साइड ले जाइए, तो यानी कि √3 इंटू √3 यानी क्या हो गया 3, यानी कि आप लोग का H1 डिवाइडेड बाई H2 इक्वल टू 3:1 हो जाएगा, ठीक है, 3:1। ऑप्शन 1 में आप लोग दिख रहा होगा, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, इसमें क्या कहा जा रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ठीक है, रेडियस आप लोग को 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, इस वृत्त से 9 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बनने वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि आप लोग चाप की लंबाई दिया हुआ 9 सेंटीमीटर और आप लोग पूछा जा रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है θ/360 इंटू πr²। तो यहाँ पर देखिए रेडियस का वैल्यू तो दिया हुआ, पाई का वैल्यू आप लोग जानते होंगे 22/7, यानी कि आप लोग का यहाँ से थीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ, थीटा का वैल्यू यदि हम लोग को पता चल जाएगा तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से। तो थीटा का वैल्यू हम लोग को कैसे निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे थीटा का वैल्यू, तो वो आप लोग को चाप की लंबाई से निकालेंगे। चाप का लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr, θ/360 इंटू 2πr होता है, ये चाप की लंबाई आप लोग पढ़े होंगे, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr। तो इसका वैल्यू दिया हुआ देखिए 9 सेंटीमीटर लंबी चाप, यानी चाप की लंबाई जो दिया हुआ वो 9 सेंटीमीटर आप लोग का दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ से कैलकुलेट कीजिए थीटा का वैल्यू, उसके बाद θ/360 इंटू πr² लगाकर आप लोग चाप ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। θ/360 यहाँ पर थीटा का वैल्यू निकालिए कितना आता है, θ/360 ये 360 है इंटू 2, पाई का वैल्यू 22/7 एंड रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से इसके इक्वेट कीजिए 9 के इक्वेट, उसके बाद देखिए यहाँ से कट कीजिए 180 और यहाँ से इसको कट कीजिए तो ये 36, ये 11 टाइम्स एंड ये 18 टाइम्स। यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आया आप लोग का, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं थीटा का वैल्यू जो आया वो आप लोग का आया कुछ इस तरह से, कितना है थीटा का वैल्यू जो आया वो आप लोग का 9 इंटू 7 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 11। आई होप मैंने सही कैलकुलेशन किया है, आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। थीटा का वैल्यू जो आया हुआ है वो 9 इंटू 7 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। तो आप थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, जो हम लोग त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल पूछा जा रहा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल इक्वल टू θ/360 इंटू πr²। तो थीटा का वैल्यू हम लोग निकाले कितना, थीटा का वैल्यू निकाल ले 9 इंटू 7 इंटू 18 डिवाइडेड बाई ये आपका 11 था, डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। 9 इंटू 7 इंटू 18 डिवाइडेड 11 डिवाइडेड बाई ये 360 यहाँ पर है, तो डिवाइडेड बाई 360 भी होगा, डिवाइडेड बाई 360 एंड उसके बाद पाई का वैल्यू 22/7 एंड रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये आप लोग का 11 2 टाइम्स 7 कैंसल, ये 180 टाइम्स, ये 18 10 टाइम्स, ये यहाँ से आप लोग फिर आएगा 2 टाइम्स, मतलब यहाँ से कितना निकल गया इक्वल टू कितना निकल गया, ये इधर 9 और इधर 5, यानी 45 डिवाइडेड बाई 2, 45 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 22.5, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, इसमें कहा जा रहा है दो गोलकों के आयतनों का अनुपात 8:27 यदि स्मॉल आर तथा कैपिटल आर क्रमशः गोलकों की त्रिज्या है तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और स्मॉल आर का अनुपात पूछा जा रहा। तो देखिए गोला का आयतन क्या होगा 4/3 πr3, तो
4/3 पाई, पहले स्मॉल ये छोटा गोला का ले लेते हैं स्मॉल आर, तो 4/3 स्मॉल आर का क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। इसका वैल्यू जो दिया हुआ अनुपात दिया हुआ ना गोलों के आयतनों का अनुपात, दोनों गोलों के आयतनों का अनुपात कितना दिया है 8/27, ठीक है 8/27 इसका दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से हम लोग 4/3 पाए और 4/3 पाए ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब, इसका वैल्यू हो गया 8/27। अब दोनों तरफ क्यूब ये कर लीजिए, तो उसके बाद क्या होगा आर डिवाइडेड बाई आर कितना हो जाएगा स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, ये आप लोग का 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग के यहाँ से निकला स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इक्वल टू 2/3, यानी कि हम लोग कैपिटल आर यहाँ से निकाल लीजिए, कैपिटल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा कैपिटल आर इक्वल टू 3 इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 2। आप निकाल लीजिए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना हो जाएगा कैपिटल आर 3r/2 माइनस स्मॉल आर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ये r/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसी का हम लोग को रेशियो निकालना है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और स्मॉल आर का अनुपात, ठीक है। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर तो हम लोग का r/2 आया, और इसका अनुपात निकालना है स्मॉल आर के साथ, तो इसका अनुपात निकालिए कितना होगा, आर से आर तो कैंसिल कर दीजिए, तो 1/2 अनुपात 1 आएगा, मतलब कि इसको 2 से फिर से इंटू कर दीजिए, तो आप लोग का 1:2 आंसर फाइनल होगा। तो उसका आंसर जो है 1:2, यानी कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, इसमें ये भी एक एपी का क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड के इफ़ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स इज के टर्म ऑफ द गिवन एपी। मतलब कि देखिए यहाँ एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ है वो इस एपी का केथ टर्म है, तो यहाँ पर के का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ से पहले तो ये हम लोग इस एपी से हम लोग को ये निकल रहा है कि जो यहाँ फर्स्ट टर्म है यानी a इक्वल टू -1 है, एंड d इक्वल टू क्या होगा d इक्वल टू a2 - a1, यानी कि d इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा -3 और ये a2 हो गया, ये a1 हो गया, -3 माइनस ऑफ -1, यानी कि -3 + 1 कितना होगा -2 हो जाएगा, ठीक है। -2 हो जाएगा d का वैल्यू। और हम लोग केथ टर्म दिया हुआ है, केथ टर्म यानी कि a के कितना दिया हुआ है, ये आप लोग का x के इक्वल दिया हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रदत्त अंकगणित श्रेणी के केवे पद x के प्रदत्त मान के बराबर, यानी कि आप लोग का 1 - 151 दिया हुआ है। तो देखिए अब केथ टर्म यानी कि nth टर्म का आप लोग पढ़े होंगे ना, a + n - 1 × d, तो केथ टर्म क्या हो जाएगा a प्लस, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है k है, इसलिए n की जगह k हो जाएगा a + k - 1 × d, ठीक है। अब सबका वैल्यू पुट कीजिए, ये -151 दिया हुआ है और a का वैल्यू -1 दिया हुआ है, प्लस k का वैल्यू हम लोग को निकालना है k - 1, और d का वैल्यू -2 दिया हुआ है, मतलब निकाल लें हम लोग। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 1 को इस साइड ले आइए तो कितना हो जाएगा -150, और -2 को डिवाइड भी कर दीजिए इस साइड ले जाकर, तो यहाँ पर -2 इक्वल टू k - 1, यहाँ से आप लोग कैंसिल आउट कीजिए, ये कितना हो जाएगा 75, यानी कि यहाँ से k का जो वैल्यू निकल के आ रहा है 75, और -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि 76 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, इसमें कहा जा रहा है किसी पासे को एक बार लुढ़काने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी, मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई। तो सबसे पहले पासा पर कितना होता है 6 डिजिट होता है, 1 2 3 4 5 6, और उसमें से प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कितना होता है, अभाज्य संख्या 3 होता है। 3 क्या क्या होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है, एक 5 होता है, ये अभाज्य संख्या होता है 1 से 6 के बीच में, ठीक है। तो इसी का आप लोग को प्रायिकता पूछा जा रहा है कि प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। तो प्रायिकता का फॉर्मूला पर है अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा 3 होगा, 1 2 3, तो अनुकूल परिणामों की संख्या जो आप लोग का 3 डिवाइडेड बाय कुल परिणामों की संख्या कितना होगा 1 से 6 तक है, तो कुल परिणामों की संख्या 6 हो जाएगा। तो इसको देखिए 1/2 इसका फाइनल आंसर आप लोग का निकल के सामने आ रहा है, तो 1/2 इसका सही जवाब होगा। देखिए इतना इजी क्वेश्चन आप लोग पूछा जा रहा है, ये सब क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा तो आप लोग फिर बेकार ही पढ़ रहे हैं, ये सब आप लोग बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94, एक गोलार्धकार मतलब क्या हिंदी में
थोड़ा आप लोग प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम नहीं हो सकता। गोलार्ध का मतलब यहाँ समझना पड़ेगा कि अर्धगोला के बारे में बात कर रहा है। गोलार्ध, गोला का आधा मतलब कि अर्धगोला। तो द सर्कमफेरेंस ऑफ एज ऑफ ए हेमिस्फेरिकल है, यहाँ तो सही से लिखा हेमिस्फेरिकल, यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन जो हिंदी वाले हैं उनको थोड़ा समझना होगा। गोलार्ध लिखा मतलब कि अर्धगोला होगा। गोलार्धकार कटोरे के किनारे की त्रिज्या दिया हुआ है। तो आप लोग गोला तो देखे ही होंगे, ये अर्धगोला का बात किया जाता है। अर्धगोला कुछ इस प्रकार से होगा, और इसमें किसका परिधि दिया हुआ है ना, किनारे के परिधि दिया हुआ है, ठीक है। किनारे मतलब कि आप लोग का ये दिया हुआ सर्कमफेरेंस का आप लोग जो है परिधि दिया हुआ, ये आप लोग को दिया हुआ है एज का सर्कमफेरेंस। यही आप लोग का जो है किनारे की परिधि यानी एज ऑफ मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ एज होगा, ठीक है। इसी का तो ये क्या है, वृत्ताकार है, मतलब कि इसका परिधि क्या होगा, वृत्त का परिधि 2πr होता है। तो 2πr का जो वैल्यू दिया है वो 132 दिया हुआ, ठीक है। यदि जब पाई को 22/7 के रूप में लिया जाता तब कटोरे का आयतन क्या होगा। तो कटोरे का आयतन मतलब कि अर्धगोला का आयतन क्या होगा, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3πr³। तो यहाँ पर देखिए रेडियस का वैल्यू नहीं पता है, पाई का वैल्यू पता है, मतलब कि हम लोग यहाँ से रेडियस का वैल्यू सबसे पहले निकालना होगा। इस इक्वेशन से रेडियस का वैल्यू यहाँ से निकालिए और इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आप लोग का जो है आयतन निकल जाएगा। तो रेडियस का वैल्यू चलिए निकालते हैं। तो रेडियस का वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन का हम लोग हेल्प लेते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 × 22/7, और यहाँ रेडियस तो पता नहीं, तो रेडियस हम लोग को निकालना है 132। देखिए इसको डिवाइड कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये लगभग आप लोग का 66 होगा, ये 3 टाइम्स होगा, एंड r इक्वल टू यहाँ से 7 × 21 होगा। तो रेडियस का वैल्यू 27 हो गया, 21 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को कटोरे का आयतन निकालना है। कटोरे का आयतन क्या होगा, 2/3πr³, ठीक है। तो 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 लेने बोल रहा है, एंड r³ हम लोग क्या निकाले, 21 निकाले। तो 21 × 21 × 21 क्योंकि r का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ से 7 × 3 21 हो गया, और यहाँ भी 21 हो गया। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिए तो कितना होगा, 44 इंटू ये कितना हो जाएगा आप लोग का 41 ना, 441। तो इसको जब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो आप लोग का जो आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन 3 निकल के सामने आएगा, 19,404, ठीक है। 19,404 जो है इसका फाइनल आंसर आप लोग को निकल के सामने आएगा। तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 95। इसमें कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ, मतलब ये आप लोग का इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और एक इजी क्वेश्चन है। sin 2θ का एक फार्मूला होता है, आप लोग नहीं पढ़े होंगे यदि 10th वाले हैं तो। sin 2θ का वैल्यू sin 2θ का एक फार्मूला क्या होता है, 2tan θ डिवाइडेड बाय 1 + tan² θ। देखिए वही कुछ यहाँ लिखा हुआ, देखिए यहाँ लिखा 2tan30 डिवाइडेड बाई 1 + tan²30, इसका वैल्यू होता है sin 2θ। तो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पर थीटा का वैल्यू देखिएगा तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू आप लोग को 30 डिग्री दिख रहा होगा। तो 2θ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी sin 2θ का वैल्यू कितना हो जाएगा, sin 60 डिग्री। तो आप लोग का ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। लेकिन फिर भी यदि आप लोग ये नहीं पढ़े होंगे तो 10th में तो नहीं पढ़े होंगे, तो इसको निकालने के लिए आप लोग देखिए इसका वैल्यू निकाल लीजिए। उसके बाद ये चारों ऑप्शन में चेक कीजिए कि किसका वैल्यू इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका ये वैल्यू निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, 2tan30, तो 2 × tan30 का वैल्यू 1/√3 होता है, ठीक है। तो 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 + tan²30 यानी कि 1/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कीजिए 2/√3 और डिवाइडेड बाय आप लोग क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये आप लोग का 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 टाइम्स, एंड यहाँ से आप लोग को निकल रहा है यहाँ से आप लोग क्या निकल रहा है, हाँ ये √3 टाइम्स कैंसिल कीजिए तो √3/2 निकल के आ रहा है यहाँ से। तो देखिए ये इसका वैल्यू जो हुआ, इसका वैल्यू √3/2 निकल के सामने आ रहा है। अब देखिए किसका वैल्यू, यहाँ पर ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4 में चेक कीजिए किसका वैल्यू √3/2 आ रहा है। तो sin 60 का ही तो वैल्यू होता है √3/2, यानी sin 60 ही इसका वैल्यू होगा। और यदि डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग को पता होता तो डायरेक्ट आप लोग टिक लगा सकते थे, वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं था। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। तो √3/2 तो सिर्फ ऑप्शन 1 में ही आप लोग का मैच करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। ये भी आप लोग का AP का क्वेश्चन दिया हुआ है, और वही आप लोग का जो सीरीज है वही सीक्वेंस आप लोग का यहाँ पर दिया हुआ है, जो पहले एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए। तो यहाँ पर 10th टर्म पूछा जा रहा है, यानी 10वां पद क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो AP को कुछ हम लोग इस तरह से लिखते हैं, थोड़ा सा √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2, एंड √18 को लिख सकते हैं 3√2, ठीक है।
तो ए 10 पूछा जा रहा है 10वां पद, इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस 9d। आप लोग पढ़े हैं ना, 10वां पद क्या होगा ए प्लस 9d, या फिर आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एन का वैल्यू यहाँ पर 10 है, इसलिए 10 माइनस 1 क्या होगा 9 होगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं A10 इक्वल टू ए प्लस 9d। ए का वैल्यू क्या होगा √2 और प्लस 9, और डी का भी वैल्यू आप लोग निकालेंगे तो √2 ही आएगा, क्योंकि 2√2 माइनस √2 क्या होगा √2 होगा, यानी डी का वैल्यू भी आप लोग का √2 निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखिए कितना आ गया, यहाँ से आप लोग देखिए √2 प्लस 9 इंटू √2, तो यहाँ √2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा, मतलब कि 10√2 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग का 10√2 आ जाएगा, इसका वैल्यू आप लोग का 10√2 आ जाएगा। तो 10√2 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 10√2 कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 10 को जो है रूट के अंदर में ले जाइए, तो रूट के अंदर में ले जाएंगे तो वो 100 बन जाएगा, 100 इंटू 2 यानी कि √200 इसका फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, इसमें भी आप लोग यदि वैल्यू पता रहेगा तो आप लोग आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं, और ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार ये सब क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले है 5 इंटू cos स्क्वायर 60, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का वैल्यू कितना होता है cos 30 का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, मतलब उसका जस्ट उल्टा होता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2, तो उसका सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, और उसका स्क्वायर करना है मतलब कि 4/3 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 1045 1 होता है, तो 1045 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, और नीचे दिया हुआ साइन स्क्वायर 30, और क्या दिया हुआ साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ये तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा, इसमें आप लोग को वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है वैल्यू पुट करने की जरूरत, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर 30 थीटा का वैल्यू 30 है, यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 इक्वल टू 1 ही होगा, मतलब कि ये डिवाइडेड बाय 1 होगा। तो डिवाइडेड बाय 1 नहीं लिखते हैं हम लोग, डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आप लोग का आएगा 67 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। 16 मीटर तथा 10 मीटर ऊंचे दो खंभे के ऊपरी सिरे को L मीटर लंबे तार से जुड़े गए हैं, यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो L है। मैं हिंदी में ही इसलिए आप लोग पढ़ के बता रहा हूँ कि इनकी मैक्सिमम जो जैक बोर्ड के स्टूडेंट है और इस वीडियो को भी मैक्सिमम जो देखेंगे वे हिंदी वाले ही होंगे, इसलिए मैं हिंदी में ही समझा रहा हूँ। यदि आप लोग इंग्लिश वाले तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी मैं समझा सकता था, लेकिन मैक्सिमम जिनका लैंग्वेज है वो हिंदी में ही पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं हिंदी में ही आप लोग को समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं इंग्लिश में भी आप लोग को समझा सकता था, क्योंकि मुझे पता है कि जो जैक बोर्ड के स्टूडेंट है और मेरे चैनल यानी मेरे वीडियो को जो देखने वाले हैं वो हिंदी मीडियम वाले ही होंगे, इसलिए मैं हिंदी में ही आप लोग को पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह का यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, एक 16 मीटर का आप लोग का ऊंचा क्या दिया हुआ 16 में खंबा दिया हुआ, दो खंबा है, एक 16 मीटर का है और एक 10 मीटर का। ठीक है, 10 मीटर का, और इसमें से आप लोग का एक तार दिया हुआ, ये L लंबाई का दिया हुआ, और यहाँ पे जो है क्षैतिज के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बनाता ना, ये आप लोग का एंगल दिया हुआ 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, क्योंकि पूरा जो है वो 16 दिया हुआ है, तो ये 6 हो जाएगा। ये ट्रायंगल देखिए, अब वो बाकी सब भूल जाइए, ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल मैं फिर से बना देता हूँ अच्छा से। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमको एक ट्रायंगल मिल गया, ये आप लोग का 30 डिग्री मिल गया, ये आप लोग का 6 मिल गया, और ये L मिल गया। तो हम लोग को L निकालना है, तो L निकालने के लिए देखिए हम लोग साइन 30 डिग्री कर लीजिए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा P/H, P क्या होगा 6 होगा, और H क्या है L होगा। यहाँ से हम लोग साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू 6/L, तो यहाँ से L का वैल्यू क्या होगा, L का वैल्यू आप लोग का 12 मीटर निकल के आ रहा, तो 12 मीटर इसका फाइनल आंसर होगा, यानी ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। ये इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे लगा कि एरर है, क्योंकि उसमें और थोड़ा सा जानकारी देना चाहिए था इसमें सही से क्वेश्चन को समझने के लिए। निम्न चित्र में ट्रायंगल OQP, ये ट्रायंगल आप लोग दिख रहा हो OQP समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कि ये भुजा बराबर, ये भुजा तो रेडियस है, तो ये भी आप लोग का रेडियस ही होगा, मतलब कि R के बराबर होगा। तो एंगल POQ पूछा जा रहा है, ये एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, POQ। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले यहाँ पर और एक जानकारी देना चाहिए था ना, जो
पी क्यू है ये आप लोग को देना चाहिए कि टेंजेंट होगा, स्पर्श रेखा होगा, तभी इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो पी क्यू है वो टेंजेंट है यानी कि स्पर्श रेखा है, और इसमें आप लोग को दो प्रॉपर्टी लगेगा। दो प्रॉपर्टी क्या लगेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में आप लोग पढ़े होंगे ना कि यदि साइड इक्वल है तो साइड के जस्ट ओपोजिट वाले जो एंगल होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब कि हम लोग यदि एंगल ओ को मान लीजिए थीटा तो एंगल पी भी हो जाएगा थीटा, ठीक है। एंगल ओ हो जाएगा थीटा तो एंगल पी भी हो जाएगा थीटा। और यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे सर्कल में, क्या पढ़े हैं कि आप लोग का जो रेडियस होता है मतलब कि जो त्रिज्या होता है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। मतलब कि ये 90 डिग्री हो जाएगा। स्पर्श रेखा क्या है वो, हम लोग पी क्यू के स्पर्श रेखा मान लिए हैं। स्पर्श रेखा यहाँ लिखना चाहिए था कि पी क्यू जो है स्पर्श रेखा है, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। मतलब कि पी क्यू स्पर्श रेखा मतलब क्या, एंगल जो क्यू के पास होगा वो 90 डिग्री होगा, और ये दोनों को हम लोग थीटा मान चुके हैं। तो अब ट्रायंगल ओ क्यू पी में देखिए तीनों एंगल हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 ये थीटा प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का ये 180 डिग्री होता, तो लिखिए ये थीटा था, ये 90 था, ठीक है ना, उसी के अनुसार लिख रहे हैं। तो थीटा प्लस 90 ये आप लोग का निकल जाएगा 180। हम लोग का एंगल पी ओ क्यू मतलब थीटा का ही वैल्यू पूछा जा रहा है, थीटा यहाँ से निकाल लीजिए ना, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 180 हो गया। अब यहाँ से 2 थीटा प्लस 90 इक्वल टू 180, यहाँ से निकालिए थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इसका फाइनल आंसर ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, ये भी एपी का है। तो देखिए एपी ट्रिग्नोमेट्री ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप लोग का इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंपॉर्टेंट होता है ये सब क्वेश्चन से आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी एपी का। दो अंकों की कितनी संख्या 2 से विभाजित है। तो पहला आप लोग देखिए एपी इसको किस तरह बनाते हैं, दो अंकों की कितनी संख्या 2 से विभाजित है मतलब पूछा जा रहा है। तो पहला दो अंकों की संख्या जो दो से विभाजित है वो क्या होगा 10 होगा, उसके बाद क्या होगा 12 होगा, उसके बाद 14। तो इस प्रकार से आप लोग जाएगा। लास्ट 2 डिजिट नंबर जो 2 से विभाजित होगा वो क्या होगा 98 होगा। तो हम लोग के यहाँ पर ये एपी बन गया। यहाँ से हम लोग को सिंपली एन का वैल्यू पूछा जा रहा है, एन का वैल्यू पूछा जा रहा है, वही जो होगा वो हो जाएगा 2 से विभाजित होने वाला 2 से विभाजित होने वाले संख्या हो जाएगा। कितना अंकों की मतलब यहाँ पूछा गया ना कितनी संख्या है, तो वो 2 से विभाजित होने वाले संख्या हो जाएगा, ठीक है। एन का वैल्यू यहाँ से सिंपली निकाल लीजिए। तो यहाँ से देखिए ए का वैल्यू 10 हो गया एंड डी का वैल्यू जो है वो 2 हो गया, और ए एन का वैल्यू लास्ट टाइम आप लोग या ए एन या फिर एल लिखते हैं, जो भी लिखते हैं ए एन का वैल्यू आप लोग 98 लिख सकते हैं। तो ये ए एन का फॉर्मूला लगा लीजिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए एन का वैल्यू पुट कीजिए 98, ए का वैल्यू 10 एंड एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 2। यहाँ से एन का वैल्यू निकालिए, तो एन का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा एन माइनस 1 इक्वल टू 98 माइनस 10 88 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 44, यानी कि एन का वैल्यू आ गया 44 प्लस 1 45। तो 45 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चलते हैं। इसमें अभाज्य गुणनखंड पूछा जा रहा है। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग 23 को कॉमन ले लीजिए। 23 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 23 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 1, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिए, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा 23 इंटू 2619, ठीक है। अब इसको फिर से फैक्टराइज कर दीजिए, फिर से इसको गुणनखंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोग का आएगा 23 इंटू 3 का क्यूब इंटू 97, कुछ इस तरह से आएगा। मतलब कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, या इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा फाइनल जो होगा उसका अभाज्य गुणनखंड होगा 23 इंटू 3 इंटू 97, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन में जो ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 23 ऑप्शन में दिख रहा तो यही इसका आंसर होगा। यदि 3 होता तो 3 भी आंसर हो जाता, 97 होता तो 97 भी इसका आंसर हो सकता था। लेकिन ये बहुत ही ईजी बनाया गया है। यदि इसको थोड़ा और लेंदी बनाता तो 97 इसको ऑप्शन में डालना चाहिए था, तब इसको थोड़ा और लेंदी हो जाता। तो चलिए कोई ना, इसको 23 ही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि 23 बच्चा डायरेक्ट भी कर सकता था। 23 क्योंकि कॉमन आ रहा है, 23 इंटू समथिंग हो जाएगा। तो 23 तो आ ही रहा, मतलब कि डायरेक्ट भी चेक मतलब उतना गुना करने की ज़रूरत भी नहीं था, डायरेक्ट ही आप लोग टिक कर सकते थे। लेकिन मैंने तीनों आप लोग का फैक्टर जो है अभाज्य गुणनखंड है वो आप लोग तीनों प्राइम फैक्टर निकाल के दिखाया, ठीक है।
देखिए फिर से आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री आ गया। बताएं ना आप लोग का जो एपी है और ट्रिग्नोमेट्री, ये 2 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग का है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है ये 2 चैप्टर से। तो कॉट थीटा का दिया है वैल्यू b/a, तो यहाँ से हम लोग को कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसमें इस इक्वेशन में जो है ना, आप लोग नीचे और ऊपर, ऊपर और नीचे दोनों में आप लोग डिवाइड कर दीजिए साइन थीटा से, ठीक है। जैसे मेरा बोलने का मतलब ये है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है ना, इसको डिवाइडेड कर दीजिए कितना से, इसको डिवाइडेड कर दीजिए साइन थीटा से, और नीचे वाले को भी डिवाइडेड कर दीजिए साइन थीटा से। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इसको भी साइन थीटा से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या मिलेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होगा ना, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा क्या होगा, वो तो कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और मैं पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ जगह कम है, आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे आप लोग डिवाइड करके दिखा दिए ना, देखिए इस तरह डिवाइड किए थे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऊपर वाले को डिवाइड किए थे कितना से, कॉस थीटा से, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए आप ही। देखिए कॉस थीटा साइन थीटा से डिवाइड किए थे, कॉस थीटा से नहीं साइन थीटा से डिवाइड किए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आप ही बताइए। कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये तो कॉट थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ से लिख रहे हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉट थीटा हो गया, और साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर नीचे वाले को भी डिवाइड किए थे साइन थीटा से, तो इसका वैल्यू भी हो जाएगा कॉट थीटा माइनस 1। अब पुट कर दीजिए कॉट थीटा का वैल्यू दिया हो b/a, तो b/a प्लस 1 डिवाइडेड बाई b/a माइनस 1। तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिए तो कितना आ जाएगा, b प्लस a डिवाइडेड बाई b माइनस a। तो इसका आंसर हो जाएगा b प्लस a डिवाइडेड बाई b माइनस a। इसका मतलब ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। आप लोग कमेंट में बताइए क्या आप लोग इसी तरह आप लोग को सॉल्यूशन चाहिए या फिर मैं कॉपी में आप लोग को बना के सॉल्यूशन दूँ। आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा आप लोग को किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन, एक शंकु तथा एक गोलार्ध, गोलार्ध मतलब कि अर्धगोला, ठीक है। गोलार्ध समान आधार तथा समान ऊंचाई के हैं, और इसमें भी एक आप लोग समझना होगा समान आधार, आधार समान है मतलब कि आपको रेडियस दोनों का तीनों का सेम है, समान ऊंचाई मतलब हाइट भी तीनों का सेम है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। और यहाँ पर एक चीज़ देना और चाहिए था कि ऊंचाई और रेडियस जो है वो भी इक्वल है, मतलब कि h = r, ये भी आप लोग को देना चाहिए था, तभी इसका फाइनल आंसर आप लोग को निकलेगा। चलिए देखते हैं, पहले बेलन है, फिर शंकु है, फिर गोलार्ध है मतलब कि अर्धगोला है। आयतन का अनुपात पूछा जा रहा है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का होता है πr²h। तो यहाँ से लिखिए πr²h, πr²h, ठीक है। उसके बाद अनुपात लेना है तीनों का, अनुपात शंकु का क्या होता है 1/3 πr²h, ठीक है, ये स्क्वायर है। फिर अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 πr³, 2/3 πr³। और मैंने बताया ना कि यहाँ पर और एक चीज़ देना चाहिए कि जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल है, तो यहाँ पर वो नहीं दिया हुआ, लेकिन हम लोग को मान लेना है कि जो रेडियस का हाइट है वही हाइट, जो रेडियस है वही आप लोग का हाइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर h की जगह r पुट कर दीजिए, यहाँ भी h की जगह r पुट कर दीजिए, उसके बाद आप लोग का फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पर h की जगह r पुट कीजिएगा तो यह r² × r³ हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी 1/3 πr³ हो जाएगा, और यहाँ पे तो पहले ही उस तरह से लिखा हुआ πr³ कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 1:2 आप लोग क्या 1/3:2/3। अब 3 से इंटू कर दीजिए, ठीक है, ये 3 से इंटू कर दीजिए तो क्या होगा 3:1:2, ये आप लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 3:1:2 मतलब कि ऑप्शन आप लोग का 1 करेक्ट आंसर होगा, 3:1:2 इसका फाइनल आंसर। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैथ्स है, तो सॉल्यूशन आप लोग सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम चतुर्भुज क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात करिए यदि उसके शीर्ष क्रम में दिया हुआ, ठीक है। सम चतुर्भुज आप लोग को दिया हुआ है कुछ इस तरह से, मान लीजिए ABCD है, और इसका आप लोग कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, कुछ इस तरह दिया हुआ है ABCD, ठीक है, ABCD। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,0, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 4,5, सी का आप लोग को दिया हुआ है -1,4, एंड डी का दिया हुआ है -2, -1।
तो आप लोग पढ़े होंगे सम चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है। सम चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 क्या होता है, वो दोनों विकर्ण होते हैं। मान लीजिए ये D1 है, ये D2 है, तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो पहले हम लोग को D1 और D2 निकालना होगा। तो D1 क्या मान लिए, AC को D1 मान लिए, और जो BD है उसको D2 मान लिए। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस की कमी है, इसके कारण मैं आप लोग को यहाँ से लिख के बता रहा हूँ। ये A माने थे, ये B माने थे, ये C एंड D। तो हम लोग का AC और जो BD है वो D1 और D2 है। तो AC का वैल्यू निकालिए। AC का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर, आप लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। ये A था और ये C था, तो AC का वैल्यू x2 माइनस x1, इसको x2 y2 मान लीजिए, इसको x1 y1 मान लीजिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस ये 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इसको ज्ञात की, ये कैलकुलेट कीजिए तो कितना होगा, -1 माइनस 3 कितना, -4 का होल स्क्वायर 16, और यहाँ भी 4 माइनस 0 4 ही होगा, और उसका स्क्वायर 16। तो यहाँ रूट अंडर 32, यानी कि आप लोग का जो है 4√2 निकल के सामने आ रहा है। तो यहाँ पर जो AC का वैल्यू है वही आप लोग का D1 का वैल्यू है, ठीक है, ये आ गया 4√2। उसी प्रकार BD का वैल्यू निकालिए, वो D2 के इक्वल होगा। तो उसको निकालने के लिए देखिए क्या होगा, -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी 36, प्लस -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये भी 36, यानी कि आप लोग का √72 यानी 6√2, ठीक है, 6√2, यानी कि D1 का वैल्यू निकला 4√2, D2 का वैल्यू निकला 6√2। अब एरिया निकाल लीजिए, क्षेत्रफल क्या होगा समचतुर्भुज का, हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 4√2, D2 6√2। इसको कैलकुलेट कीजिए तो कितना आएगा, 6 दूनी 12 इंटू 2 यानी 24 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसा मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आई होप। स्पेस की कमी है इसलिए मैं आप लोग का थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये भी AP का ही क्वेश्चन है, देखिए आप लोग साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज मत लगाने लगिएगा। एक व्यक्ति 3250 रुपये के ऋण के लिए प्रथम माह 20 रुपये चुकाता है, ठीक है, तथा अगले प्रति माह 15 रुपये बढ़ाता जाता है। उसे ऋण चुकाने में कितना समय लगेगा। देखिए कुछ इस तरह से AP आप लोग का बनेगा। पहला माह जो है वो 20 रुपये चुकाता है, फिर दूसरा माह जो है वो आप लोग को 15 रुपये और चुकाता है। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ, अगले प्रति माह 15 रुपये बढ़ाता जाता है, मतलब कि अगले माह कितना चुकाएगा, 20 + 15 यानी 35। फिर उसके बाद अगला महीना फिर 15 रुपये बढ़ाएगा, तो अगला महीना फिर 15 रुपये बढ़ाएगा, मतलब कि कितना हो जाएगा, वो 50 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग को चुकाते जाएगा, और वो फाइनली कितना मंथ बाद चुकाएगा वो आप लोग को निकालना है। ये इसका आंसर, इसका जो टोटल चुकाना है वो 3250 रुपये चुकाना है। तो चुकाते चुकाते वो फाइनली 3250 रुपये चुका देगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आप लोग का AP का सम आ गया, ठीक है, सम बन गया। तो हम लोग का N का वैल्यू यहाँ से निकालना है कि कितना महीना बाद ये पूरा चुका देगा। तो A का वैल्यू यहाँ से 20 दिख रहा होगा, एंड D का वैल्यू जो है वो 15 दिख रहा होगा, और ये आप लोग का SN का वैल्यू दिया हुआ है 3250, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग SN का फॉर्मूला लगाइए, डायरेक्ट SN का फॉर्मूला लगाइए। SN इक्वल टू क्या हो जाएगा, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। SN का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ 3250 इक्वल टू n/2, n का वैल्यू हम लोग को निकालना है 2a, 2 इंटू a का वैल्यू 20, तो ये होगा 40 प्लस n-1 इंटू D का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 15, ठीक है। यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 4 1 5, ये 6500 हो जाएगा, और n यहाँ से आप लोग 5 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 5n, तो यहाँ से 8 प्लस 3n-3, ठीक है। यहाँ से आप लोग 5 से कैंसिल कीजिए, 13 × 5 = 65 होता है, तो 1300 इक्वल टू n, और यहाँ 3n + 5 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा मैं आप लोग को बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक 1300 इक्वल टू n इंटू 3n + 5, ठीक है। 1300 आगे करते हैं, 1300 इक्वल टू n इंटू
3n प्लस 5। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा क्या, 3n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल टू 5n माइनस 1300 इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। एन का वैल्यू क्या होगा, -b यानी कि -5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 4ac, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac। इसको 4ac 4 3 जो 12 और 12 और 1300 को इंटू कीजिए तो वो आप लोग को निकल के कितना आ जाएगा, 12 36 और 12 एकम 12 3 15, ये कुछ इतना आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, a का वैल्यू कितना है 3, तो 2a यानी 6 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो -5 प्लस माइनस रूट अंडर, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 15625 हो जाएगा। ठीक, डिवाइडेड बाई 6 और 15625 का अंडर रूट जो होगा वो 125 होगा। तो -5 प्लस माइनस 125 डिवाइडेड 6। तो माइनस वाला को तो ले नहीं सकते क्योंकि माइनस वाला लेंगे तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव ये मंथ पूछ रहा है कितना मंथ बाद वो चुकाएगा, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, इसलिए हम लोग प्लस वाला लेना है। ठीक है, तो हम लोग देखिए -5 प्लस 125 डिवाइडेड 6, -5 प्लस 125 डिवाइडेड 6, यही आप लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 125 माइनस 5 कितना 120 डिवाइडेड बाई 6। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन रहा यार, तो 20 आंसर हो जाएगा। ये सबसे नहीं बना होगा, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन रह गया। इसमें एपी का भी यूज हो गया और आप लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी यूज हो गया और थोड़ा लेंदी भी हो गया। ठीक है, तो इसका 20 मान फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। इसमें कहा जा रहा है दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 47 है, वे संख्याएं क्या हो सकती है। ठीक है, वही पूछा जा रहा। दो क्रमागत संख्या मतलब कि हम लोग एक संख्या को लिख सकते हैं x + 1, इसका होल स्क्वायर माइनस दूसरा संख्या क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर। मतलब कि जैसे क्रमागत मतलब क्या, लगातार, जैसे 4 5 हो गया, 5 6 हो गया, तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला कीजिएगा तभी ना उसका अंतर निकलेगा। तो बड़ा वाला x + 1 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x + 1 और x दोनों क्रमागत संख्या है, इसका जो डिफरेंस है मतलब कि अंतर है वो 47 आना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग यहाँ से आप लोग x का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, x का वैल्यू जो आएगा x + 1 फिर कैलकुलेट कीजिए, वो जो आएगा वही दोनों संख्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। लेकिन मैं इस तरह आप लोग को सॉल्व करने नहीं बोलूँगा, आप लोग को बोलूँगा डायरेक्ट आप लोग कीजिए ऑप्शन से। ऑप्शन से आप लोग डायरेक्ट कीजिएगा तो वो आप लोग जल्दी निकाल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आप लोग चेक कीजिए, क्या आप लोग का दोनों का डिफरेंस 47 आ रहा। तो 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर 576, दोनों को घटाइए, क्या आप लोग का 47 आ रहा है। यदि 47 आ रहा तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, और नहीं आ रहा तो इसका आंसर 1 नहीं होगा। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, और ये आप लोग का 11 - 7 4, यानी ये 49 आ रहा। हमको चाहिए कितना 47, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन 2 चेक कीजिए। तो ऑप्शन 2 में कितना 24 का स्क्वायर 576 576 और 23 का स्क्वायर 529 होता है 529। इसको यदि घटाइए तो कितना आएगा, इसको घटाएंगे तो ये 7 और ये 4। हाँ, तो ये आंसर आप लोग करेक्ट होगा क्योंकि इसका जो डिफरेंस है ये आप लोग का 47 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। वर्गों का अंतर दिया गया है, मतलब कि आप लोग स्क्वायर करके घटाना है। ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर 2 होगा। बाकी आप लोग ये दोनों ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब इसका जो डिफरेंस है मतलब कि जो अंतर है वो आप लोग का 47 नहीं आएगा, मतलब कि आंसर जो है आप लोग का ऑप्शन 2 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी दिया गया यार। 8 किलोमीटर 5 मील के बराबर है, किलोमीटर और मील में बताने के लिए उपयोगी भिन्न क्या होगा। तो ये देखिए 8 किलोमीटर इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5 मील। ठीक है, 8 किलोमीटर इक्वल टू 5 मील, 5 मील। ठीक है, अब देखिए किलोमीटर को बदलिए, मतलब 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर इक्वल टू 5/8 मील। बस यही तो आंसर है, 5/8 हो जाएगा, 5/8। जैसे आप लोग पढ़े हैं ना यार कि 8 कलम का मूल्य आप लोग का 16 रुपये, तो 1 कलम का मूल्य कितना होगा, उस तरह आप लोग क्या 8 किलोमीटर 5 मील के बराबर है तो 1 किलोमीटर कितने मील के बराबर, वही पूछा जा रहा है। तो यानी 5/8 इसका करेक्ट आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, इसमें कहा जा रहा है निम्न में कौन बृहत्तम है, मतलब कि लार्जेस्ट, कौन सा सबसे बड़ा है वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 देख चेक कीजिए, तो ऑप्शन 1 में आप लोग कितना होगा, 2 + 2 + 2 कितना होगा, 2 4 6, उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर कीजिएगा तो 36, ऑप्शन 1 36 आ रहा। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए तो कितना होगा, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 का स्क्वायर फिर करना है तो वो 256, 256 इसका होगा, ऑप्शन बी 256 होगा। उसी प्रकार ऑप्शन सी चेक कीजिए तो कितना होगा, 2 × 2 4, 4 × 2 8, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64। ये ऑप्शन 1 हो गया, ऑप्शन 2 हो गया, ये ऑप्शन 3 हो गया। ऑप्शन 4 सॉल्व कीजिए तो कितना होगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और यहाँ +4, 16 + 4 20, और यहाँ +2 22। तो अब देखिए कौन सा बड़ा है, आप लोग 256 ही बड़ा दिख रहा है, मतलब कि ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वो पूछा जा रहा है। मतलब कि अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो आप लोग पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर 2πr² होता है। यदि इसी की जगह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो आप लोग 3πr² होता, लेकिन हम लोग को 2πr² इसका करेक्ट आंसर होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। देखिए फिर से एपी आ गया। आप लोग बोले ना एपी और ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एपी का 10वां पद ज्ञात करने में बोल रहा है, तो 10वां पद क्या होगा, A tan = A + 9D होगा। और यहाँ से देखिए ए का वैल्यू देखिए क्या दिया है, ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है, 2 + 9 × D, डी का वैल्यू क्या होगा 7 - 2 5 होगा, तो डी का वैल्यू 5। यहाँ से 2 + 45, इतना ईजी आप लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाइएगा, तो 47 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, 47 ऑप्शन 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। इसमें देखिए √3 का वैल्यू दिया 1.732 और पूछा जा रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं, मतलब जिसको प्रमेयीकरण हिंदी में बोलते हैं, तो ये प्रमेयीकरण इसको कीजिए। ठीक है, तो 2 + √3 / 2 - √3 प्रमेयीकरण से कीजिएगा तो ईजी होगा। अदरवाइज आप लोग डायरेक्ट भी पुट कर देंगे √3 का वैल्यू 1.732, तो भी आप लोग का आंसर आ जाएगा। इसको गुना कर दीजिए ऊपर नीचे 2 + √3 से, 2 + √3 / 2 + √3, तो ऊपर में तो आप लोग का आ जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा यार, देख सकते हैं 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे आप लोग का जो है वो a - b और a + b है, 2 - √3 + 2 - √3 × 2 + √3 क्या होता है, a - b × a + b, a² - b², यानी 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर 3। तो ये आप लोग को फाइनल कितना आ जा रहा है, ये तो नीचे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर में होगा सिर्फ 2 + √3 का होल स्क्वायर, तो 2 + √3 का होल स्क्वायर निकाल लीजिए डायरेक्ट, यही आंसर हो जाएगा। तो a² + b² + 2ab, ठीक है 2ab, तो यहाँ से हो गया 7 + 4 × 1.732, √3 का वैल्यू दिया गया था, तो 7 प्लस यहाँ से कैलकुलेट कीजिए 8 4 × 3 12 7 × 28 29 4 × 4 और 2 6, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होगा 13.928, 13.928 किस में है 13.928 ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा आप लोग को, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ, एक संख्या दिया और दूसरे संख्या क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। दो संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ, दो संख्या मान लीजिए ए और बी है, उसका एलसीएम और एचसीएफ जो होगा, उसका जो इंटू होगा प्रोडक्ट होगा, वो आपका दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये दो संख्या माने थे, दो संख्या ए बी का प्रोडक्ट जो होगा, दो संख्याओं का प्रोडक्ट इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये आप लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए एलसीएम दिया हो कितना 1820 और एचसीएफ कितना दिया हो 26। दो संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ वो उसका प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, तो 130। और दूसरी संख्या को मान लीजिए हम लोग x मान लिए, तो x का ही वैल्यू पूछ रहा है, दूसरी संख्या क्या होगी, यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 13 इंटू 2 हो गया, x का वैल्यू जो हो गया यहाँ से 463 364 364 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। इसमें कहा जा रहा है किसी संख्या के 20% 120 हो तो उस संख्या के 120% क्या होगा। तो उस संख्या को पहले निकालिए, उसके बाद हम लोग को उस संख्या का 120% भी निकाल लेंगे। तो वो संख्या मान लीजिए
इसका जो 20% है वो आप लोग को दिया गया है, एक्स का 20% 120 दिया गया है, ठीक है। यहाँ से आप लोग सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 600 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 600, एक्स इक्वल टू 600 मतलब कि वो संख्या जो है वो 600 है। अब इसका जो है 120% पूछा जा रहा, तो 600 का 120% निकाल लीजिए, 120 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा, 12×6 = 72, यानी कि 720 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। देखिए यहाँ पर ये एक सीरीज दिया हुआ है, इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर किस तरह का बनाया गया है। ये देखिए 4 कैसे हुआ, 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर आएगा 6 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 8 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर, इस तरह किया गया है। 2 का स्क्वायर, इसी तरह का आप लोग को बनाया गया है। ये 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर, फिर आप लोग का 4 का स्क्वायर, इधर से मैं जा रहा हूँ, फिर 6 का स्क्वायर होगा, फिर 8 का स्क्वायर दिया हुआ है, फिर 10 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन मार्क की जगह होगा वो तो आप लोग देख ही सकते हैं, 6 का स्क्वायर होना चाहिए। देखिए ना, 12 का स्क्वायर, फिर दो घटा के दिया गया है, 12 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, 12 - 2 10 का स्क्वायर, फिर 10 - 2 8 का स्क्वायर, फिर 8 - 2 6 का स्क्वायर, फिर 6 - 2 4 का स्क्वायर, फिर 4 - 2 2 का स्क्वायर। तो यानी 6 का स्क्वायर होगा क्वेश्चन मार्क की जगह, यानी 36, आंसर 36 होगा। अब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जा रहा है यार, तो इसका आंसर 9 होगा। आप लोग दिखा देते हैं, ये जो पहला होगा बड़ा वाला ट्रायंगल 1 हो गया, ठीक है, 1, उसके बाद ये 2, ये हुआ ना, ये 2, फिर ये 3, ठीक, 3 हो गया। उसके बाद इधर जाइए, ये हो गया 4, फिर ये हो गया 5, फिर ये हो गया 6, ये वाला, ये 6, फिर उसके जस्ट ऑपोजिट वाला 7, फिर उसके बड़ा वाला 8, फिर आप लोग का ये वाला 9, ठीक, 9 हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 होगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। इसमें देखिए इसका वैल्यू दिया गया है, cos 2 थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा। तो सेक स्क्वायर क्या दिया हुआ, सेक स्क्वायर थीटा, ये आप लोग का दिया हुआ सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हम 3 को उस साइड ले जा रहे हैं, तो 5/3 हो गया। तो ये 5/3 होता है। और एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये 1 पढ़े होंगे, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पढ़े होंगे, क्योंकि पढ़े हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो हम 10 स्क्वायर थीटा को इस साइड ले आए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होगा, ये पढ़े होंगे। अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, 10 स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/3 प्लस 1, 5/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5/3 प्लस 1, ये आप लोग का हो जाएगा 8/3, ठीक है। ये 2 से कैंसिल कीजिए तो 4/3 हो गया सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, √4/3, यानी कि 2/√3। अब सेक थीटा का वैल्यू 2/√3 है, यानी थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या निकल सकता है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री निकल गया। तो हम लोग यहाँ से थीटा का वैल्यू निकल गया कितना, 30 डिग्री। अब पूछा जा रहा है cos 2 थीटा, तो 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा 30 के डबल, ये 30 है, 30 का डबल कितना हो जाएगा, 30 का डबल 60 डिग्री। तो cos 2 थीटा यानी cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, यानी कि 1/2 इसका फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। ये भी आप लोग ऑप्शन से ही बनाइए तो आप लोग बेटर रहेगा, अदरवाइज आप लोग को मतलब डिटेल में भी बना के दिखा देते हैं। किसी भिन्न का अंश तथा हर का योगफल 8 है। अंश और हर तो जानते ही होंगे, जो जैसे मान लीजिए x/y कोई हर, ये आप लोग का जो कोई भिन्न है, तो ऊपर वाला जो होता है वो अंश होता है, नीचे वाला जो होता है उसको हर कहते हैं, ठीक है। तो ये योगफल दिया गया है, तो मान लीजिए जो भिन्न है वो x/y है, जैसा कि माने, तो उसका योगफल यानी x + y दिया हुआ है। ये लेंदी करके दिखाते हैं, उसके बाद ऑप्शन से भी आप लोग को ईजी हो जाएगा। 8 दिया हुआ, उसके बाद बोल रहा है अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब x/y हर माने थे ना, दोनों में 3 जोड़, तो x + 3 और y + 3, 3 जोड़ने पर क्या बन जाता है, 3/4 बन जाता है, 3/4। देखिए 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया ना, इसमें से आप लोग x और y कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ से निकला, एक इक्वेशन यहाँ से, दोनों इक्वेशन से x और y कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद जो कैलकुलेट कीजिएगा एक्स और वाई, तो एक्स बाई वाई जो कीजिएगा ना वही आप लोग का जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा, वही भिन्न हो जाएगा, वही भिन्न हो जाएगा। लेकिन मैं ऑप्शन से आप लोग को सिखा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। पहला ऑप्शन देखिए, सबसे पहले अंश और हर का योगफल 8 होना चाहिए, मतलब कि ऊपर वाला और नीचे वाला को जोड़ने पर 8 होना चाहिए। क्या इसमें 8 हो रहा है? देखिए ऑप्शन 1 में तो 1 + 7 दोनों को जोड़ने पर 8 तो हो रहा है, मतलब ये भी हो सकता है आंसर। इसमें भी 8 हो रहा है, ये भी हो सकता है, इसमें भी 8 हो रहा है, ये भी हो सकता है, मतलब कि तीनों में 8 आ रहा है। मतलब कि अब हम लोग को सेकंड देखना है कि 3 जोड़ देने पर क्या 3/4 आ रहा है उसका रेशियो, मतलब कि वो भिन्न 3/4 बन रहा है। देखिए तो 1 + 3 कीजिएगा तो कितना होगा? 4 हो जाएगा। 1 + 3 यहाँ पर देखिए दोनों ऊपर नीचे 3 ऐड कर दीजिए, वही तो बोल रहा है अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ने पर 3/4 बनता है। तो ऊपर नीचे 3 आप लोग को ऐड कर देना, तो 1 + 3 4 और 7 + 1 7 + 3 10। तो ये तो आप लोग का 2 कट कीजिएगा ना तो 2/5 आ रहा है, 2/5। तो हम लोग को तो ये नहीं है, मतलब हम लोग को तो चाहिए 3/4, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए 3/5, तो हम लोग 3/5 को कितना लिख सकते हैं? 3 ऐड कीजिए तो 6 हो जाएगा, 3 + 3 और 5 + 3 8 हो जाएगा। तो इसको यदि कट कीजिएगा तो कितना होगा? ये आप लोग का 3/4, यानी कि यही ऑप्शन आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से आप लोग जल्दी निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया किस तरह निकालना है। अंश तथा हर तीन जोड़ने पर बोल रहा था 3/4 बनना चाहिए, तो अंश तथा हर 3 जोड़ दीजिए, क्या 3/4 बन रहा? 3/4 बन रहा है इसमें, यानी कि यही ऑप्शन आप लोग का सही जवाब होगा। थेल्स प्रमेय पर आधारित एक क्वेश्चन दिया गया 118 में। ABC एक त्रिभुज है, देखिए कुछ इस तरह से आप लोग दिया गया है। ट्रायंगल ABC है, मैं आप लोग को डायरेक्ट बता देता हूँ। ABC है, इसमें आप लोग को DE जो है वो आप लोग का जो दिया गया है वो BC के पैरेलल है, मतलब कि समानांतर है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं DE पैरेलल टू BC। ठीक है, और यहाँ पे बोला जा रहा है AD का वैल्यू जो दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है। ठीक है, और जो AB का वैल्यू दिया हुआ 12, ये AB का वैल्यू 12 दिया हुआ है और AD का वैल्यू 8 है, तो BD का वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये पूरा 12 दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक 8 दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? बचा हुआ 4 ही होगा, तो BD का वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगा। थेल्स प्रमेय में हम लोग पढ़े हैं ना, इसलिए हम लोग इस तरह निकाल रहे हैं। AE का वैल्यू दिया 12, ये 12 दिया हुआ, AC किसका वैल्यू? CE का वैल्यू पूछा जा रहा, तो ये CE का वैल्यू पूछा जा रहा। ठीक है, तो देखिए थेल्स प्रमेय में हम लोग पढ़े होंगे AD बाई, इसको क्या लिख सकते हैं? AD डिवाइडेड बाई DB, AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू लिख सकते हैं AE डिवाइडेड बाई EC। ठीक है, देखिए सबका वैल्यू दिया गया है। AD का वैल्यू 8, DB का वैल्यू 4 और AE का वैल्यू 12, EC का वैल्यू निकालना है। तो देखिए निकाल लीजिए, 4 दूनी 8 और ये 6, यानी कि EC का वैल्यू जो है वो आप लोग का 6 निकल के आ रहा है, 6 सेंटीमीटर। तो यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? ये आप लोग का पूछा जा रहा। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, इसका मतलब क्या? समचतुर्भुज में एक प्रॉपर्टी आप लोग को पता होना चाहिए। मान लीजिए ये कोई समचतुर्भुज है, ये कोई समचतुर्भुज है, ये 2 विकर्ण है समचतुर्भुज का। जो विकर्ण एक दूसरे को जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं ना, विकर्ण एक दूसरे को जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का बनाते हैं कोण, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये आप लोग जो है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो लंबाई दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर विकर्ण का लंबाई। तो मान लीजिए ये विकर्ण है ना, इसको मान लीजिए 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ये तो पूरा 8 है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला 4 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। मैं आप लोग को हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये 4 हो गया। उसके बाद आप लोग को देखिए, इसको मान लीजिए आप लोग सेकेंड विकर्ण, ये सेकेंड विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया, तो ये 3 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, मतलब कि ये आप लोग का 3 हो गया। ठीक है, तो मतलब ये आप ट्रायंगल देखिए, ये आप ट्रायंगल आप लोग को देखना, देखिए ये ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल आप लोग को देखना, देखिए ये ट्रायंगल, ये 3 ये 4 और आप लोग को क्या पूछा जा रहा? भुजा की लंबाई। तो यही तो भुजा की लंबाई हो जाएगा, ये जो है यही तो भुजा की लंबाई हो जाएगा। तो पाइथागोरस लगा दीजिए, पाइथागोरस लगाने की क्या, ये तो कर्ण हो गया, तो यानी कि इसका वैल्यू मान लीजिए x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू √4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि √25, यानी कि 5 आंसर होगा। ठीक है, तो यानी कि 5 आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में आप लोग का 5 दिख रहा होगा।
चलिए ना लास्ट क्वेश्चन 120 नंबर में, यदि किसी घन का आयतन दिया हुआ इतना तो उसका किनारा क्या होगा। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू इक्वल टू दिया हुआ 1728। तो ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, 1728 को हम लोग लिख सकते हैं 12 × 12 यानी कि ए इक्वल टू हम लोग को निकल के आ गया 12। तो इसका आंसर 12 फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो तो लंबा हो गया है, फिर भी आपको मज़ा आया होगा, इस तरह से आप लोग समझाएं। चलिए ज़्यादा देर अब इसको एंड करते हैं, बहुत लेट हो गया। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।